अच्छा, तो ये रीजंस हैं कि why did the USA, why did the Congress vote against the League of Nations? ये important है याद करने को। तुम लोग की मिस ने डिस्कस किया था ये। हाँ किया था। एक सेकंड नजर। अंदर तो अभी पहले अच्छा, पहली बात तो यह है कि there were many Americans who were sympathetic towards the Germans, or they had German ancestors, ठीक है, तो they hated the treaty। पहला हो गया रीजन लीग को अपोज करने का, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। सेकंड के उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि USA was involving in matters that didn't concern it, and यूरोप में इंटरफेयर कर रहा था। That meant that US soldiers would be sent to Europe and to solve every conflict around the world, और उनको नहीं चाहिए था कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। फिर अगर लीग सैंक्शन इम्पोज करने लगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा अमेरिका पे, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो इसका बिजनेस है वो एक्सपोर्ट पे चलता था। फिर एक और चीज के, दे फेयर्ड दैट लीग वुड बी डोमिनेटेड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो इसलिए many people in the United States were anti empires, they didn't like the fact कि जो है ना वो empires इतनी बड़ी बड़ी हों, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि why did the United States oppose the league, ठीक है। टेन मार्क। oppose the league, नहीं 4, ठीक है, या 6 ज्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है लीग ऑफ नेशंस में एम्स, व्हाट वर द एम्स एंड मोटिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, 4 मार्क, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर what were the weaknesses of the league, बहुत इंपॉर्टेंट है। what was the structure of the league, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्ट्रक्चर यहाँ हो गया, वीकनेसेस में सारी आ जाएंगी जो नहीं थी। फॉर एग्जांपल यूएसए और रशिया जो बहुत मेन पावर्स थे वो नहीं थे, इनके आर्मी नहीं थी एंड एवरीथिंग, वो सब आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह ये मैंने तुम लोगों के साथ 1920s लीग 1930s पूरा डिस्कस कर लिया, ये मैं अब नहीं कर रही डिस्कस। मैं तुम लोगों को अब पास पेपर्स करा, ये टैब नजर आ रही है? नए क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं नए? हाँ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहला है व्हाट फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर शेयर्ड बाय अदर पीस ट्रीटीज ऑफ 1919 टिल 1920, ठीक है। मुझे जल्दी से इस पे आंसर बताओ कोई भी। Starting off, the defeated nations were punished. They were all defeated nations. तो दे वर पनिश्ड, तो ये तो हमें पता है, तभी तो ट्रीटी बनी है। दैट वोंट बी काउंटेड एज अ पॉइंट, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये ट्रीटीज डिफीटेड नेशंस की ही है। ये दिस इज समथिंग एस्टैब्लिश्ड इन द टर्म इटसेल्फ,
ठीक है, अब जो फीचर्स हैं इन द ट्रीटी क्लॉजेस, हाउ आर दे सिमिलर? तुम लोगों को हैंड आउट ही नहीं दिया गया ना, तो तुम लोग कंपेयर कैसे करोगे? चलो अगर अंदाजे से पता है तो बताओ। Treaty of Versailles ज्यादा harsh थी. The question is कि what features of the Treaty of Versailles were shared by the other peace treaties? तो क्या similar था treaties में? अच्छा, तो देखो firstly मैं डिक्टेट करा दूं आंसर, तो तुम लोग को लिखना है ना तो जल्दी से लिखो। All the treaties included the war guilt clause. ठीक है, सारी defeated nations had to accept the blame. So all the treaties included the war guilt clause. This meant that the defeated nations had to accept the blame for initiating the war. ठीक है? ठीक है. For many countries, this clause was offensive. ठीक है, अब ये इसको डेवलप करके इस पे 2 मार्क्स मिल सकते हैं टोटल इस पूरे इस पे. ठीक है, then under all peace treaties, countries were obliged to pay reparations. For example, Germans had to pay 6,600 million pounds and Bulgarians had to pay 10 million pounds. Due to reparations, countries faced economic crisis and the war guilt clause worsened the label of being guilty, hence impacting their foreign relations and trade. Two developed points, पहला वाला war guilt पे, दूसरा वाला उस पे reparations पे. If to be on the safe side, तुम लोग को ऐसे ही mention भी करने हैं territory का loss, dictats थी. All the treaties were dictats, which means all of them were dictated peace. ये mention करना है तो ये mention कर दो. उसके बाद है why were the German people unhappy with the Treaty of Versailles? कोई मुझे इस पे अच्छे से 3 points है ना, वो अच्छे से एक एक करके ना तुम लोग को बताओ. Phrase कर. The starting off main point था कि war guilt clause था. They had to accept sole blame for starting the war, because because they 3 mark के लिए. okay, because they accepted that they had started the war, therefore they had to pay reparations. For example, Germany कितनी पे की? 60,000? 6,600 million pounds. 6,600 million pounds, for example, Germany उनको paid पे that. करने थे. ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक वो है. Firstly, 3 mark में you have to give 3 pointers relating to that thing only. ठीक है, तो सबसे पहले तुम कह रहे हो they accepted blame, they did not accept the blame. ठीक है, they were forced to sign that blame, they were forced to accept that blame. ठीक है, ईजान मैं दोबारा से बता देती हूँ जल्दी से. मैंने फर्स्ट उसमें क्या बताया था? What features were shared? तुम बता सकते हो कौन से फीचर्स थे इसमें? बता सकते हो तो मुझे पॉइंट्स बना के. कोई भी फीचर पता हो? क्या पूछूं? 5A, what features were shared जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में भी थी एंड पीस ट्रीटीज में भी थी, बाकी जो पीस ट्रीटीज थी वो मार्क के लिहाज से देखना पड़ेगा. अच्छा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की बता दो फीचर्स बगैर देखे. सबसे पहला क्लॉज क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का जिसकी बेसिस पे पूरी ट्रीटी साइन हुई थी? Why was the treaty made in the first place? Because Germany was to blame. So the first thing is the war guilt clause जो treaty of Versailles में है, and since war guilt की ही बेसिस पे ट्रीटीज बनती हैं कि इसीलिए इनके साथ कुछ किया जाना है क्योंकि इनकी कोई गलती है, तो war guilt सारी ट्रीटीज में थी. ये कहीं तुम लोग के टेक्स्ट बुक्स वगैरह में नहीं है, ये आंसर में आपको खुद ही सोच के लिखना है. ठीक है, अब कोई और पॉइंट बताओ जो बाकी ट्रीटीज में भी थी एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में भी थी. कॉलोनीज वाला पॉइंट बताओ. लॉस ऑफ टेरिटरी. ये हाँ, लॉस ऑफ टेरिटरी थी. ठीक है, तो मैं एक सैंपल आंसर सुना रही हूँ, तुम लिख लो. ठीक है, अगर तुम आंसर रट के जाते हो तो इसको याद करके चले जाओ, अगर समझ के मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, अब जरा हाँ जाओ सही से रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा. हाँ ठीक है, सही है. तो अच्छा, इसके बाद हम सेकंड वाले उसमें कह रहे थे कि why were the German peoples unhappy with the Treaty of Versailles. ठीक है,
यहाँ पर सबसे पहले war guilt clause है, तो how are we going to phrase it? हम इसमें reparations नहीं mention करेंगे इस point में, because this point should be mainly war guilt. ठीक है, the Germans had to accept the blame for starting the war, and this war guilt clause was especially hated. ठीक है, write this down, अगर तुम लोगों को लिखना है. The Germans did not feel that they had started the war, so they loathed the fact that they had to be solely blamed. They at least wanted the blame to be shared. ठीक है, तो हमने क्या पॉइंट मेंशन किया? एक तो क्लॉज बताया गया, क्या क्लॉज था, फिर बताया गया क्यों इन्हें बुरा लगा, because they did not feel that they had started the war, it was humiliation for them, they loathed the fact that they had to be solely blamed. ठीक है, and they wanted the blame to at least be shared. इसके आगे तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि इसकी वजह से इन लोगों का जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन था, उनके या जो इमेज था वो खराब हो गया था. Next, the Treaty of Versailles also imposed a reduction in armaments. ठीक है, disarmament का जो term था. अब इसको कैसे analyze करोगे कि क्यों Germans were unhappy? The pride of the Germans was their powerful military, and they greatly resented their army being only limited to 100,000 men. ये बहुत important point है mention करने को कि German army उनकी जो their army was their pride. ठीक है. Not only was this a loss of pride, but it also added to a feeling of insecurity, as 100,000 men and 6 battleships was too small for a country as large and powerful as Germany. This seemed too small to defend against a possible French attack. ठीक है? ठीक है. अच्छा, इसके बाद तीसरा लिखोगे, the Germans also disliked the idea of non-representation in the League of Nations. They felt that it was extremely humiliating for them, and like the war guilt clause worsened their label for being guilty. They were extremely embarrassed to be deemed an aggressive nation that weakened their trade and international relations. Yeah, that's another phrase, that weakened their trade and international relations. अच्छा, ये मैं तुम लोग को अपने सैंपल आंसर से बताई जो मैंने मिस से चेक करवा दिए थे. Okay. Who was more satisfied with the Treaty of Versailles, Clemenceau or Lloyd George? इसमें क्या लिख के आएंगे? लिख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या लिखना चाहिए? Give me a minute to think. Go on. So are we going to like list all the terms of the Treaty of Versailles? कि किससे कौन सा satisfy था her terms से, like are we not going to do that? No, we're going to just specifically look at the things that pleased Lloyd George, and the things that pleased Clemenceau, and the things that displeased Lloyd George, and the things that displeased Clemenceau. इस पे तुम लोग को handout मिला था क्या कोई कि the aims कितने meet हुए थे तीनों के? No. यार क्या है वो क्यों नहीं दिए handout? अच्छा, तो just generally think of the points of the Treaty of Versailles and इनमें से कौन satisfy हुआ होगा किस point से, ऐसे सोच लो. अच्छा, जर्मनी की आर्मी बहुत लिमिटेड हो गई थी, so France was pleased for, I think Clemenceau would be pleased for that. शाबाश शाबाश, ठीक है. दूसरा राइनलैंड जो है उसको डीमिलिटराइज कर देते हैं, वो जर्मनी और फ्रांस के दरमियान का एरिया था, तो फ्रांस would be happy for that too. very good. अच्छा, जर्मनी की ओवरसीज एम्पायर ले ली थी, तो ब्रिटेन और जर्मनी की वजह से उसके अंदर बैड रिलेशंस हो रहे थे उस वजह से, तो उसके बाद वो इसलिए जॉर्ज खुश हुआ होगा. इन दोनों को, ब्रिटेन और फ्रांस को कॉलोनीज मिल गई जो छीनी जर्मनी से, वो इनको मिल गई. एग्जैक्टली. ठीक है, वेरी गुड, सही है. और कोई पॉइंट है? लैंड भी मिला था दोनों को. हाँ, दोनों गॉट कॉलोनीज लैंड, तो ये एक आ गया पॉइंट. अब इस पे ना मैं तुम लोग को 10 मार्क डिक्टेट कर रही हूँ, तो तुम्हें लिखना है उसके पॉइंट, तो लिख लेना. सही है. अच्छा, तो जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल ओपनिंग स्टेटमेंट, वरना बस 5 फैक्टर्स ऐसे ही मेंशन कर दो. एंड the Treaty of Versailles was a matter of give and take for both men. Both Lloyd George and Clemenceau were partially satisfied with the Treaty of Versailles. Clemenceau was pleased that Germany's economic power and military capacity had been reduced.
ठीक है, क्लेमेंसी को क्या चाहिए था, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री कैपेसिटी had been reduced and that Alsace Lorraine were returned to him. However, he was unable to have Germany split into several states. Neither could he get the Saar basin for France, nor could he get Rhineland to be an independent state. ठीक है, ये मेरा उस वक्त मैंने सीए वगैरह में आंसर्स लिखे थे तो थोड़े से वो प्रश्न में इंग्लिश में उल्टी सीधी लिख दिया, लेकिन तुम लोग सही से लिख लेंगे। ठीक है, तो Germany, he wasn't able to split Germany into several states. He couldn't get the Saar basin for France and he couldn't get Rhineland to be an independent state. वो बस demilitarize हो गई थी। ठीक है, अच्छा, Clemenceau was reasonably satisfied with the treaty due to the Anglo-American Pact that committed the UK and US to support France if Germany invaded again. Write that down, that's a bit important. ठीक है, Anglo-American एंग्लो का क्या मतलब है? Actually, can you repeat what you just said? एंग्लो का क्या मतलब है? एंग्लो अमेरिकन पैक्ट। एंग्लो मीन्स ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश अमेरिकन पैक्ट, यूके एंड यूएसए वर कमिटेड टू अंडर दिस पैक्ट सपोर्ट फ्रांस इन केस जर्मनी अटैक्ड इट। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि he was satisfied because ये एक पैक्ट भी आ गया था, लेकिन however this guarantee vanished when the Congress voted against the Versailles Treaty which diminished the pact and hence the French still felt threatened by the Germans. लेकिन जब कांग्रेस ने वोट किया against the Treaty of Versailles, तो ये पैक्ट का भी जो है वो इम्पोर्टेंस खत्म हो गया, and so the French still felt threatened by the Germans. So overall एक dissatisfaction थी from the treaty. Clemenceau was not satisfied, very satisfied with the treaty. Lloyd George was. Lloyd George was pleased with the treaty in the sense that it wasn't too punitive, too harsh, yani, ठीक है? So a balance of power would remain in Europe and trade with Germany would still go on. The British Prime Minister was pleased that the reparations Germany had to pay were not as high as France wanted them to be, and this meant that Germany was still in a position to trade with Britain. Another thing that greatly pleased Lloyd George was that he could now enjoy naval supremacy. This is a very important point. ठीक है, naval supremacy का ये भी, let me put that. Okay. ठीक है, and since the free navigation of the seas was abandoned. Under the treaty, Britain also got to rule over several countries as mandates, so Lloyd George was pleased to extend the British Empire. ठीक है? अच्छा, does anyone remember the African city African countries जो मैंने बताई थी? Cameron? Yeah, very good. ठीक है? सही है. Though he was satisfied on having moderated Clemenceau's approach to Germany, generally he moderated Clemenceau's approach to Germany in the treaty, Lloyd George was unhappy that German-speaking people were under the rule of other countries. Okay? The only point that he didn't like was that German-speaking people are under the rule of other countries. Apart from that, he was content with the treaty since he had Germany punished, but not too harshly, and so he returned with the treaty to Britain as a hero. Okay? Since Lloyd George ने जो है वो it also had Germany pay, तो इसलिए जो British थे, they saw him as a hero. And he was greatly celebrated जब वो वापस आया था treaty लेके. In my opinion, Lloyd George was much more satisfied with the treaty since his aims of naval supremacy, as in यहाँ पे aims देखो, naval supremacy, extending the British Empire, having Germany at a state in which it could still trade with Britain, and making the Germans pay were all fulfilled. ठीक है, जो उसके main aims थे सारे Lloyd George के fulfill हो गए थे treaty में. On the other hand, the main aim of Clemenceau was to eradicate German threat. However, France still felt threatened and insecure, resultantly not very satisfied with the treaty. सही है? Yes. ठीक है, अब इस तरह से 10 मार्क का पूरा आंसर लिखना है. अच्छा, फिर ये हो गया एक
ये देखो, What territory did Germany lose in the Treaty of Versailles? ठीक है, ये मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ. किसने ऐसा आंसर करना है? तो you people can answer this. Do you want me to answer? नहीं, बस कर लोगे ना तुम लोग, अभी इतना टाइम नहीं है. ठीक है, हाँ. कर लोगी ना पक्की बात है. वो जो हमने लिखा है उसमें से 4 points अच्छे से लिख लेना. ठीक है. Why did the Got it. Treaty of Sevres have to be renegotiated? ठीक है. अच्छा, इसमें ये तुमको ट्रीटी ऑफ सेवर्स पढ़नी पड़ेगी अच्छे से. तो ये टर्की की थी. ठीक है, और इसमें तुमको बताना है कि क्या क्या टर्किश एम्पायर में सब कुछ हुआ, इसकी वजह से इसको हमें दोबारा रीनेगोशिएट करना पड़ा और एक और ट्रीटी बननी पड़ी. ठीक है, इसके अच्छे से रीजंस होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, वरना फिर मार्क स्कीम से भी देख सकते हो. और इसको बस समझना है, अगर ट्रीटी समझ लेना तो समझ में आ जाएगा क्यों वो टर्क्स वर नॉट सैटिस्फाइड, अनहैप्पी थे, रेवोल्यूशंस हुई, सब कुछ हुआ. ठीक है, तो ये सब कुछ. हाउ सैटिस्फाइड वर द फ्रेंच विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स? तो ये जो मैंने अभी के लिए बच्चे को पॉइंट्स बताए ना, इन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करना है. ठीक है, और ज्यादा एनालिसिस प्रोवाइड करना है इंसान में. ठीक है. अच्छा, नाजी सोवियत पैक्ट किया है तुम लोगों ने? नहीं किया ना मेरे ख्याल से. नहीं. सही है. तो मेरे ख्याल से अभी तक तुम लोग यहाँ पर नहीं आए हो. हाँ, अच्छा. लेकिन एक और क्वेश्चन मैंने पिछले से मिस कर लिया, वो था व्हाई डिड हिटलर टेक जर्मनी आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस? ठीक है, इन 1933. अब व्हाई डिड ही टेक जर्मनी आउट ऑफ द लीग इन 1933? इसके 3 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ. अगर तुम्हें पता है तो बताओ पहले वो पॉइंट्स. किसी को पता है वो पॉइंट्स से बताओ. Why did Hitler take Germany out of the League of Nations? Firstly, when Hitler came to power, Germany had been in the league for 6 years. Okay? Germany was still not treated as an equal because no other country had been forced to disarm as much as Germany had under the Treaty of Versailles. ठीक है, ये चल रहा है एक पॉइंट डिसआर्मामेंट का. तो डिसआर्मामेंट एक मिनट बताओ. क्या हुआ? एक की डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें रिनेगोशिएशन से डिसआर्ममेंट की फोर्स करना चाहता, वो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट कम करने का हो रहा था, लेकिन हिटलर वाज सपोर्टिंग मिलिट्री. हाँ, तो डिसआर्मामेंट की वजह से ही मिलिट्री. लेफ्ट द लीग ना. हाँ, दिस इज वन रीजन. गुड. ये तो इसके आगे. अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ. When Hitler came to power, Germany had been in the league for 6 years. Germany was still not treated as an equal because no other country had been forced to disarm as much as Germany had under the Treaty of Versailles. Disarmament conferences were held, but they failed to come up with a mutually agreeable decision. Due to the Manchurian crisis, almost no progress on disarmament was made. Resultantly, Hitler left the league on the grounds that Germany was being treated unfairly, and he began to openly rearm. Okay. Second point, one of the main reasons Hitler came to power was his undisguised hate of the Treaty of Versailles and his popular motto of crushing the treaty. Since the league was linked to the treaty, एक रीजन से क्यों रिमूव किया? क्योंकि उसने कहा था मैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को खत्म करूंगा. Since league ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से बनी है, so being a result of it, Hitler found it necessary to exit the league to put up a stand against the hated treaty. ठीक है. Lastly, Japan, a dictatorship, had also left the league. अब इसने जापान की एग्जांपल फॉलो किया, हम ये एक रीजन भी लिख सकते हैं. Had also left the league as a protest against the Manchurian crisis. And when no action was taken against Japan, Hitler followed suit. Since the league only placed restrictions on countries trying to extend their empires by military conquests, Hitler found the organization a mere nuisance to his aims, and due to no compulsion to join the league and no consequences on leaving it, Hitler took Germany out of the League of Nations in 1933. ठीक है, ये आंसर खत्म. यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये कि जापान ने छोड़ा. जापान की एग्जांपल देके हिटलर ने भी छोड़ दिया, क्योंकि जब जापान को कुछ कहा नहीं गया लीग छोड़ने पे, तो हिटलर ने कहा क्या फायदा लीग में बैठे हुए हैं, लीग में तो सिर्फ और ज्यादा उसके लिए मुश्किल है ना. वो तो चाह रहे हैं कि कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, उसकी वजह से तो रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैं वो सोर्स देख लेती हूँ. एक सेकेंड, मायरा ने जो भेजी थी, लेट मी ओपन दैट फर्स्ट. अच्छा, देखो इस वाली सोर्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कोई बता सकता है यहाँ पर जनरली क्या नजर आ रहा है, एंड व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम हियर? Okay, we can see a dog, and
he is labeled a dog of war, and the League of Nations can be shown like this closing, a muzzle is closing his mouth, but it is showing the league's ineffectiveness because the dog's hands and feet, his hands and feet, you can actually see them, they're not tied. So the league is shutting his mouth, but it's not completely able to like stop the dog of war. वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसमें देखो जनरली क्या पॉइंट्स हैं, इसके हैंड्स वगैरह देयर फ्री, तो इट मींस कि इसने सिर्फ जो है ना वो अच्छे से तो उसको नहीं कर सका प्रिवेंट, बट देखो इट वाज अ ब्रिटिश कार्टून इन 1919, ठीक है, ब्रिटेन वाज फॉर द लीग। तो यहाँ पर तुम लोग ये लिखोगे कि बट एट दैट टाइम इट वाज सीन, द लीग ऑफ नेशंस वाज सीन एज अ मजल to restrain an aggressive and a forceful dog of war। इसके साथ एक और पॉइंट लिखो, we all know कि when you remove the muzzle of an aggressive dog it becomes more aggressive, more ferocious, ठीक है। ये पता है ना कि जब बांध के रखा हुआ है काफी देर से एक डॉग को, एंड देन व्हेन यू रिलीज दैट डॉग तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है, एकदम से वो ज्यादा फिरोशियस हो जाता है। तो सिंस अगर इट्स द डॉग ऑफ वॉर, तो पहले अगर वर्ल्ड वॉर 1 था, लीग ऑफ नेशंस की रिस्ट्रिक्शन के बाद दैट ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट बट इट कुड नॉट प्रिवेंट अ वॉर, व्हेन दैट मसल वाज फाइनली रिमूव्ड, and since it's such a weak muscle that the dog is so ferocious, it can easily break through it, ठीक है। when that was removed, it came out, the dog became even more aggressive as before, and that means that World War II was even worse than World War I. But at that time it was seen as something, the league was seen as an organization that was restraining, preventing another world war, ठीक है। तो एक तो this isn't being able to do a very great job, ठीक है। तो League of Nations wasn't very effective as a peacekeeping organization, and the most it could do was restrict and delay war instead of preventing or avoiding it, ठीक है। एक तो ये हो गया कि निकलते हुए उसके साथ क्या हुआ, एंड लास्ट इसको इस तरह से लिख लेना, idealistically the league was a muzzle on the dog of war, but realistically it was a potentially powerful organization, in reality feeble in comparison to the threat of war, a wild dog। तो कहते हैं कि it may be powerful, that muzzle may be powerful, but since the dog of war was even more powerful, तो ये मसला है, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट्स एक और ये भी ऐड कर देना। एक तो ये जो मायन में था, इसके हाथ पांव फिर भी खुले हुए, पूरा थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हुआ है, चेन से थोड़ी बंधा गया है, सिर्फ इसका टीथ को लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये मैं 2 कराऊंगी कि हाउ फार डू द सोर्सेस 15 and 16 agree with each other। मायरा, कैन यू टेल मी, ये तुमने कैसे क्वेश्चन बनाया, नीचे से तुमने लिखा है हाउ फार, ये कहीं से था या तुमने ऐसे खुद ही लिखा है? ये किसी पास पेपर में था, अब मुझे याद नहीं, बिकॉज़ आई डोंट थिंक ये इन दोनों का था। ये देखो, नहीं इन दोनों का था, मैं निकालती हूँ, मैं निकाल के बताऊंगी, फिर अभी लैपटॉप में है, मुझे खोलना पड़ेगा। मैंने देखा है ना, स्पेसिमेन पेपर में था, और ये दोनों नहीं थे, एक और थी साथ में। इट वाज अनदर वन, लेट मी शो। आई थिंक शायद मैं नंबर्स मिक्स अप करती हूँ, शायद, हाईली पॉसिबल, पता नहीं वो कहाँ गए, लेकिन मैंने अब ये देखो, ये C and D। Can you see this? Can you see the new screen? You can't, right? No. ये देखो, ये 2 हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये तो यहाँ इसलिए मैं ये देख रही हूँ कि जो तुमने मुझे सोर्स भेजी, that does not agree with this one at all, तो ये क्वेश्चन क्यों लिखा होगा, ठीक है। तो मैंने हाँ बीच में वो डाली थी, फिर मैंने वो डिलीट कर दी थी, हाँ, इसलिए ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिंपली देख लो, हाउ आर दे अग्रीइंग, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिस सेज सिविलाइजेशन, दिस इज द लीग ऑफ नेशंस, beware of the dog ऊपर लिखा हुआ है, and this dog is the League of Nations, सबसे पहले in the 1920s, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, the League of Nations was seen in 1920 when it was seen as a protective organization that is protecting civilization या internationally लोगों को, civilization यानी just human beings in general, ठीक है। तो इसलिए that was seen कि ये घर है और ये कैनल में जो डॉग है that's protecting them, ठीक है। एंड जो है वो पीपल आर मेकिंग फन, तो ये भी लिखना है कि इनिशियली पीपल मॉक्ड द लीग, बट अब देखो ये 1920 में है, तो ये प्रिडिक्ट किया गया है, दिस इज होपफुल कि जो है वो द लीग इज गोइंग टू गेट मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, इन द एंड इट्स गोइंग टू गेट सो स्ट्रॉन्ग एंड ferocious and powerful that those people who are mocking it are now going to be afraid of it, ठीक है। ये जो लोग मॉक कर रहे हैं, ये देखो इसके ऊपर स्वॉर्ड के ऊपर वॉर लिखा हुआ है, तो यू कैन टेक दीज पीपल एज जर्मन या जो भी डिक्टेटरशिप में सोल्जर्स है ना, वो सब, ठीक है। तो ये इस कार्टून में मैंने दिखाया कि इट्स होपफुल कि द लीग इज गोइंग टू इंप्रूव। सेकंड वाले में अगर देखो, दिखाना है बल्गेरिया एंड ग्रीस लड़ रहे हैं
and this angry dove, a large angry dove known as the League of Nations, is coming in between of them. और नीचे लिखा हुआ है, just then came down a monstrous dove. Monstrous dove is irony here because a dove is a symbol of peace, and so a monstrous dove is like irony, ठीक है? Whose force was purely moral. अब देखो फोर्स इज प्योर, ठीक है? तो यहाँ पर अगेन आयरनी ऑपोजिट यूज हो रहा है. मॉन्स्ट्रस डव, a dove is not taken to be monstrous, force is not taken to be purely moral, which turned their heroes' hearts to love and made them drop their quarrel. बल्गेरिया और ग्रीस का हमें पता है 1920s में जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है? तो ये दिखाना है कि लीग ऑफ नेशंस को इसमें यहाँ पर वो देखना है कि लीग ऑफ नेशंस इज अ फोर्सफुल, इट्स इन्फोर्सिंग पीस, डव इज अ सिंबल ऑफ पीस, एंड यहाँ पर मॉन्स्ट्रस डव लिखा है, इट्स फोर्सिंग अ स्टॉप बिटवीन द टू कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है? एंड इसने जबरदस्ती इन लोगों को कर दिया. लेकिन दिखाना है बल्गेरिया और ग्रीस कितने वीक है. तो लीग ऑफ नेशंस वाज, या तो आप लिखोगे एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस शोज दैट लीग ऑफ नेशंस वाज आइदर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टॉप्ड स्मॉल इश्यूज, ठीक है, या फिर इट ओनली स्टॉप्ड स्मॉल मैटर्स. तो ये बहुत छोटा सा मसला था जहाँ पर दो वीक लोग थे, इनको आराम से इसने आके सेपरेट कर दिया, ठीक है? तो ये दिखाना है. अब हाउ फार डू दे एग्री, ठीक है? यहाँ पर इट्स काइंड ऑफ प्रिडिक्टिंग सोर्स सी में कि इन द फ्यूचर 1922 में स्ट्रांग होगी. यहाँ पर ये कह रहे हैं 1925 की जो सोर्स है, कह रहे हैं इट्स ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग कि इट कैन सेपरेट देम, ठीक है? those two easily, ये Yes. मामला वो कर सकते हैं रिजॉल्व, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एंड और क्या कह सकते हैं हम, डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर? इट्स होपफुल, यहाँ पर जो है वो ये they're hopeful कि the league will improve and they're predicting how the league will improve, और यहाँ पर they're showing how the league already is and they're showing the irony. It was seen as a peacekeeping force but in actual it was something that was enforcing peace. अब यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि ये people are showing it was initially mocked, ठीक है? और सब कुछ ये लिखना है. और यहाँ कार्टूनिस्ट के आइडियाज लिखना है. तुम लोगों को क्या लग रहा है कार्टूनिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर ये और यहाँ पर लिखो कि वो सिर्फ स्मॉल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है या फिर इट कुड इजीली टैकल मैटर्स, वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है तुम इसे किस तरह से देखोगे, ठीक है? अच्छा, ये स्टॉप करके अब मैं वो एलिफेंट वाली दिखाती हूँ तुम लोगों को. सही है, ये वाली देखो सोर्स नजर आ रही है, ये जो एलिफेंट वाली है. Yes. अच्छा, तो देखो इसमें जो है ना, it's basically showing a bridge from 1920 till 1921 and नीचे क्वेश्चन लिखा है will it hold. अब ये it's in reference to United States, the attitude of United States towards the League of Nations. So this elephant is basically the United States की जो general public है, it's about them कि ये US is walking on a plank, ठीक है? that is called the League of Nations and from 1920 to 1921 ये बात हो रही है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? अब ये कार्टून जो है वो 1920 में बनाया गया है, तो तुम लोग को ये देखना है कि ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि what is going to happen to USA with respect to the league, ठीक है? कि USA का आगे स्टैंस क्या होना है on the League of Nations. तो 1920 यहाँ पर है, 1921 यहाँ पर है. It's held with अब ये ब्रिज है which is kind of broken and एक साइड पे है irreconcilables, ठीक है? दूसरी साइड पे है mild reservationists, ठीक है? एंड ये दोनों ये टूटा हुआ था ब्रिज अगर इट वाजंट हेल्ड टुगेदर बाय कॉम्प्रोमाइज. और ये इस तरह से ये लीग प्लैंक बना है जिसके ऊपर यूएसए चल रहा है. उसका एक हैवी सा एलिफेंट दिखाया है जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मसले हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अगेंस्ट द लीग, ठीक है? अब 1920 to 21 चलते चलते यहाँ पर देखो irreconcilables कौन से लोग थे इन द यूनाइटेड स्टेट्स. देयर वर दोस पीपल हु डिड नॉट अग्री टू द ट्रीटी. जो यूएस में जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ था इन लोगों की वजह से, उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया था कि नहीं हम ट्रीटी को नहीं मान रहे. माइल्ड रिजर्वेशनिस्ट जो थे दे वर लाइक कि हाँ वी आर फाइन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, और हमें इतना कोई मसला नहीं है, तो मतलब वी आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट इट, ठीक है? ये कांग्रेस के जो लोग थे. और एक रिजर्वेशनिस्ट थे, ठीक है, दे वर दोस पीपल जो जो है वो आउटवर्डली तो कहते थे कि we are fine with the treaty of Versailles, but inwardly actually they weren't fine, they did not agree with the treaty of Versailles and मतलब उन लोगों को नहीं अच्छी लगती थी. कहने कि the only reason they were अभी तक held together was because of compromise, कि कोई ना कोई compromise चल रहा था जिसकी वजह से negotiations होनी थी and these this bridge was held together, this league plank was held together. But
इट इज ऑलरेडी प्रिडिक्टिंग कि जब आहिस्ता से यूएसए जो है वो चलता हुआ जाएगा इसके ऊपर 1921 की तरफ बढ़ेगा यूएसए, तो ये जो सेंटर ऑफ द प्लैंक है ना, ये देखो ये कितना ज्यादा वीक है, और ये जो कॉम्प्रोमाइज है ना इसमें सबसे पहले जाकर टूट जाना है। एंड लीग और यूएसए का साथ कोई फ्यूचर नहीं है। विल इट होल्ड, इट्स आस्किंग, एंड बहुत ऑब्वियसली ये दिखा रहा है कि इट वुडंट होल्ड, देयर इज मिनिमल चांसेस दैट इट्स गोइंग टू होल्ड। ये कह रही है ट्रीटी बेसिकली, समझ में आ गया? यस। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरह से होगा, और इस पे आई डोंट थिंक कभी अगर मिलती जुलती होगी तो वो इससे कंपैरिजन में होगी, ठीक है, लेकिन ये इस ट्रीटी के साथ नहीं मिलाएंगे इसे, क्योंकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है इतना कोई खास। चलो